आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम लोग सीधे जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी तथ्यों को शामिल किया है इस वीडियो में। शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में, या इसको हम बोल सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। यह भी काफी बार पूछा गया है कि दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, वही पगला सुल्तान जो अजीब अजीब तरह से योजनाएं शुरू करता था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर, यह भी काफी बार पूछा गया। विजयनगर का मतलब क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की है। जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी तथ्य मैंने यहां पर शामिल किए, सब के सब बहुत बार पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और इनके पिता का नाम था संगम। इसी कारण इनके द्वारा जो वंश चला उसको संगम वंश कहा गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हुई। काफी बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से हैं ये 4 राजवंश? सबसे पहले संगम वंश, दूसरे नंबर पर सुलु वंश, तीसरे में तुलु वंश, चौथे में अरविडु वंश। संगम वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। इन 4 राजवंशों में जो संगम वंश था उसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद जो तुलु वंश है, तुलु वंश का शासनकाल मात्र 20 वर्ष का था। सॉरी, तुलु नहीं, सुलु। सबसे पहले संगम वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया। उसके बाद जो सुलु वंश है, जो कि संगम वंश के बाद आता है, 1485 से 1505 तक, मात्र 20 वर्ष इसका शासनकाल रहा, सुलु वंश। इसके बाद फिर तुलु वंश आता है। तुलु वंश का शासक कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश का था और ये बाबर का समकालीन था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम हुआ। देखो, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिल करके की थी, लेकिन दोनों तो राजा नहीं बन सकते थे। तो जो हरिहर है वह हरिहर के नाम से राजा बनता है। जो हरिहर है वो पहले राजा बनता है, और इन दोनों भाइयों ने जो वंश चलाया वो संगम वंश। तो पहला राजा कौन? हरिहर, जो कि हरिहर प्रथम के नाम से जाना गया। उसके बाद फिर बुक्का, वो राजा बनता है। पहले हरिहर फिर बुक्का, दूसरा शासक बुक्का प्रथम हुआ। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो देखो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों की स्थापना जो है कुछ ही वर्षों के अंतराल में दक्षिण भारत में हुई थी, और दोनों जो है काफी लड़ते झगड़ते भी रहते थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के साथ ही दोनों साम्राज्य के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों राज्यों की, दोनों साम्राज्यों की सीमा जो है एक दूसरे से लगी हुई थी। इस कारण से लड़ना झगड़ना मतलब लाजमी था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण रायचूर का दोआब था। ये जो रायचूर का दोआब है ना, ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब है वहां पर पड़ता है ये रायचूर का दोआब। तो वो काफी उपजाऊ था, और उस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के दोनों साम्राज्य अक्सर लड़ा करते थे। और ये जैसे ही दोनों साम्राज्यों की स्थापना हुई और जब तक ये लोग रहे तब तक लड़ाई चलता रहा। हरिहर और बुक्का प्रथम ने राजा और महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी। सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय। देवराय प्रथम को भवानी साम्राज्य, ये कहां से भवानी आ गया, माफी चाहूंगा, भवानी नहीं है, ये बहमनी है। ये जो है ना, ये बहमनी है। देवराय प्रथम को बहमनी साम्राज्य के सुल्तान फिरोज बहमन शाह से युद्ध करना पड़ा। देखो, जो बहमनी साम्राज्य है जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी, वैसे तो काफी लड़ाइयां होती थी, लेकिन जो देवराय प्रथम और बहमनी साम्राज्य के सुल्तान फिरोज बहमन शाह के बीच जो लड़ाइयां हुई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही जो शासक थे काफी शक्तिशाली शासक थे। भयानक युद्ध हुआ।
फिरोज बहमन शाह से युद्ध में पराजित होने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज बहमन शाह से करवा दिया। इस विवाह को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में सोनार की बेटी का विवाह कहा जाता है, क्योंकि जो देवराय प्रथम था उसने जो है अपनी बेटी को जो विदा किया तो दहेज में काफी कुछ दिया, इसी कारण इसको जो है सोनार की बेटी का विवाह कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। देवराय द्वितीय इमाडी नरसिंह की उपाधि धारण की। देखो ये जो सोनार की बेटी का विवाह जिसका फिरोज बहमन शाह से युद्ध हुआ था ना, वो देवराय प्रथम था। कौन था वो? देवराय प्रथम। और उसके बाद आता है देवराय द्वितीय, जिसने इमाडी नरसिंह की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रजाक आया था। फारस का शासक था फारस का शासक था शाहरुख और उसका राजदूत था अब्दुल रजाक, जो कि बहमनी विजयनगर साम्राज्य में आता है। ये बहमनी भी आया था, जो रजाक है बहमनी भी जाता है और विजयनगर साम्राज्य भी आता है। ये जो शाहरुख है ना, तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था और दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान सैयद वंश का खिज्र खां, वो जो है इस शाहरुख को वार्षिक कर भेजा करता था। तो वही शाहरुख है जिसका राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। ये भी काफी बार पूछा गया है कि किस शासक ने, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति दी। देवराय प्रथम ने राज्याभिषेक के समय कुरान साथ में रखा था, मतलब ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। देवराय राज है, राज नहीं है, ये राय है, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये देवराय है, ये दोनों सेम है। तो देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया। गजबेटकर, हाथियों का शिकारी, गजबेटकर, ये भी पूछा गया है। देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा गया। प्रौढ़ देवराय, तो इनकी उपाधियां पूछी जाती है। देवराय द्वितीय इमाडी नरसिंह, देवराय द्वितीय इमाडी नरसिंह और इसका उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन, ये प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना गया। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक होगा नहीं हुआ। तो जो विरूपाक्ष द्वितीय है ये संगम वंश का अंतिम शासक हुआ। चंद्रगिरी के गवर्नर सालूब नरसिंह के सेनानायक नरसा नायक ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और सालूब नरसिंह को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बलापहार कहा जाता है। होता यह है कि जो विरूपाक्ष द्वितीय है ना, उसकी हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी और इससे जो है विजयनगर साम्राज्य का जो स्थिति है थोड़ा सा खराब हो जाती है। और इस चीज का फायदा उठा करके चंद्रगिरी के गवर्नर, चंद्रगिरी जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत हुआ करता था, कर्नाटक में है चंद्रगिरी, तो यहाँ का जो गवर्नर था सालूब नरसिंह, तो सालूब नरसिंह का सेना नायक था। सालूब नरसिंह ये चंद्रगिरी का गवर्नर मतलब प्रांतपति था, इसका सेना नायक था नरसा नायक। तो जो नरसा नायक है ये विजयनगर राजमहल पर अधिकार कर लेता है और अपने स्वामी सालूब नरसिंह को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है और इसको राजा बना देता है। कौन? सेना नायक नरसा नायक। और इस चीज को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलापहार कहा जाता है, मतलब कि बल के प्रयोग के द्वारा सत्ता परिवर्तन किया जाना। अब ये जो सालूब नरसिंह है ये सुलू वंश की स्थापना करता है। सालूब नरसिंह ने सालूब वंश, जिसको सुलू वंश भी लिखा जाता है ना, सालूब वंश अथवा सुलू वंश, ये सालूब नरसिंह द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 1485 से 1505 तक मात्र 20 वर्ष ये लोग शासन करते हैं। इमाडी नरसिंह, ये जो इमाडी नरसिंह है ये सालूब नरसिंह का उत्तराधिकारी था और इस इमाडी नरसिंह की हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने कर दिया। नरसा नायक कौन? वो जो सालूब नरसिंह का जो सेनापति था ना, जिसने उसको बोला कि भाई तुम राजा बनो इस टाइप से, तो नरसा नायक ने राजा बनाया था सालूब नरसिंह को। उसके बाद सालूब नरसिंह के बाद इमाडी नरसिंह ये राजा बन जाता है। इमाडी नरसिंह उतना योग्य था नहीं, तो नरसा नायक का जो बेटा होता है वीर नरसिंह, इसको लगता है कि भाई मेरे पिता ने तो इन लोगों को राजा बनाया था तो मैं क्यों राजा नहीं बन सकता। तो जो वीर नरसिंह है ये इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है और खुद जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक बन जाता है और विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश की स्थापना करता है। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना किसने की? भाई वीर नरसिंह। इसके बाद वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक बना।
तो कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। ये बाबर का समकालीन था, ध्यान रखेंगे, बाबर का समकालीन था, सिकंदर लोदी का समकालीन था, इब्राहिम लोदी का भी समकालीन था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य ही नहीं, भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो विजयनगर का ये चरमोत्कर्ष काल था। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र के उपयोग, प्रताप रुद्रदेव को होना है, ये उपयोग नहीं है, प्रताप रुद्रदेव को 4 बार युद्ध में हराया था। उड़ीसा का गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव, उसको जो है इसने 4 बार युद्ध में हराया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, काफी बार पूछा गया है। कृष्णदेवराय ने बहमनी साम्राज्य से विखंडित होकर अस्तित्व में आए नवीन राज्यों पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। तो बहमनी साम्राज्य जो है ना 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में टूटना शुरू हो जाता है और 5 नए राज्यों की स्थापना होती है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। कौन कौन से थे ये राज्य? तो बरार था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था, उसके बाद अहमदनगर था। तो इन 5 राज्यों के साथ भी कृष्णदेवराय का संघर्ष होता है। कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। पूछा गया है कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य, अच्छा ये एक चीज छूट गया ना, कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से मित्रता की थी। देखो क्या था कि जो पुर्तगाली थे ना, इन्होंने रूस और फारस के साथ जो घोड़ों का व्यापार होता था, अरब देशों के साथ, फारस वगैरह के साथ जो घोड़ों का व्यापार होता था, उस पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था, एकाधिकार। तो जो कृष्णदेवराय था वो इन सब चीजों के लिए, घोड़ा वगैरह इसको चाहिए था, तो इसीलिए ये जो है अल्बुकर्क के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। इसके बाद देखिएगा, कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। ये जो है तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। देखो जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे ना, उनकी भाषा क्या थी? तेलुगु थी। ये भी पूछा जाता है। कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमुक्त माल्यद ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में अनेक विद्वान साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। कृष्णदेवराय के दरबार के 8 प्रसिद्ध तेलुगु के कवि अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। अष्टदिग्गज काफी बार पूछा गया है। कृष्णदेवराय, तेनाली रामकृष्ण ये अष्टदिग्गज कवियों में सबसे प्रमुख थे। तेनाली रामकृष्ण, सब टीवी में एक शो भी आता था, अभी शायद बंद हो गया है मेरे ख्याल से। कृष्णदेवराय को अभिनव भोज अथवा आंध्र भोज की उपाधि दी गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कृष्णदेवराय को तुजुके बाबरी नहीं है, माफी चाहूंगा, तुजुक ए बाबर, यहाँ गलती से ई की मात्रा लग गया, मैं काफी गलतियां करता हूँ, माफी चाहूंगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबर में कृष्णदेवराय को भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उल्लेख किया है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। काफी बार पूछा गया है ये युद्ध। इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव था और विजयनगर साम्राज्य का सेनापति राम राय था। जो शासक था ना सदाशिव, उसका कोई रोल नहीं था तालीकोटा के युद्ध में। जो भी कारनामा किया गया था वो राम राय के द्वारा किया गया था, क्योंकि जो राम राय है ना, वो आसपास के जो दूसरे राज्य थे, जो बहमनी साम्राज्य से टूट करके जो 5 राज्य बने थे ना, उनके आंतरिक मामलों में काफी दखल दे रहा था राम राय। तो वो लोग काफी परेशान थे और संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के रूप में जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर ने संयुक्त रूप से संगठन स्थापित किया। ध्यान रखना 4 राज्यों ने, बरार इसमें शामिल नहीं था क्योंकि बरार का जो है अहमदनगर के साथ खटपट चल रहा था। इस संयुक्त सेना का नेतृत्व बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने किया और इधर विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया। जो राम राय है वो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। यहाँ पर पानीपत पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, ये पानीपत नहीं है, तालीकोटा है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध, ये ट होना था, ऐसे होना था, हट्टी, हड्डी नहीं, हट्टी।
तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तगड़ी का युद्ध, ये सब जो है एक ही चीज है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस युद्ध में विजयनगर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जो विजयनगर था ना, जो इनकी राजधानी थी, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जो कि काफी भव्य नगर माना जाता था। सेनापति रामराय मारा गया और राजा सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया। जो सदाशिव है वो भाग निकलता है और फिर 1570 में जो सदाशिव है उसकी हत्या कर दी जाती है। तिरुमल ने सदाशिव की हत्या करके अरविडु वंश की स्थापना की, मतलब विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश। अरविडु वंश 1652 तक जारी रहता है। इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। क्या कहते थे राजा को? राय। ये भी काफी बार पूछा गया है। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में संपन्न करवाया था। तिरुपति बालाजी मंदिर काफी फेमस है ना, तो वहां पर अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में मंत्रियों का पद आनुवांशिक होता था, मतलब कि कोई मंत्री है तो उसके बाद उसका बेटा उस पद को प्राप्त करेगा, तो आनुवांशिक होता था मंत्रियों का पद। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें प्रांत, राज्य या मंडल कहा जाता था। ग्राम प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयंगर व्यवस्था प्रचलन में थी। तो आयंगर व्यवस्था पूछा जाता है, 12 सदस्य हुआ करते थे जो कि ग्राम प्रशासन को देखते थे। भूमि की उपज के आधार पर भू राजस्व 1/3 से 1/6 तक था। तो भू राजस्व कितना था? उत्पादन उपज के आधार पर 1/3 या फिर 1/6। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट लिखना होता है तो थोड़ा सा चेक करने में भी छूट जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।